हेलो एवरीवन। सब मज़े में? ठीक है। डेट मॉर्निंग सेशन। अभी तक अपने 1.1 से लेके 1.2 के सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स कवर हो गए अप टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। तो आज के लेक्चर में ना हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जितने न्यूमेरिकल्स होंगे मैं ये लेक्चर के अंदर कवर करूँगा और बाकी का इवनिंग सेशन में कवर करूँगा। ठीक है। तो 1.1 आपका जो था ना वो चार्जिंग बाय इंडक्शन का था, जो हमने थियोरेटिकल टॉपिक के अंदर कर लिया। तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 देर आर देर आर 6 न्यूमेरिकल जो आपकी टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, मेरी नोट्स के अंदर सारे गिवन है। और ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स है, वो भी हमें प्रैक्टिस करने। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे देखते कितने कवर अप कर पाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना। जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। ये एक्चुअल में एक बात बोलूँ, मुझे कब से बोलना था। ये जो लेक्चर है ना विदाउट स्टूडेंट मतलब मज़ा ही नहीं आता, एकदम बोरिंग सा लगता है यार। अकेले ही बोलते जाओ, मीत जैसा कोई है नहीं डिस्टर्ब करने वाला मुझे। ठीक है। तो मतलब चलो अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना है सबको। ठीक है, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, आप भी अपने घर पे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं बोलना भूल गया, मीत डोबरिया नहीं है, मीत वो पटेल महसाणा वाला। एग्जाम्पल नंबर 1.2। इफ 10 to the power of 9 electrons moves out of a body to another body every second, हर एक सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10 to the power of 9 इलेक्ट्रॉन। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट a total charge of 1 coulomb on another body? दूसरी बॉडी पे आपको कितना चार्ज क्रिएट करना है? 1 कूलम। तो उनके लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। चलो कैलकुलेशन आपको खुद करना है। ठीक है, चलो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। 10 to the power of 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको चार्ज कितना क्रिएट करना है? 1 कूलम चार्ज क्रिएट करना है। तो उनके लिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करो। चलो, तो मुझे पहले बता दो एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज आपका ट्रांसफ़र होगा। देखो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल चार्ज मूव्स आउट इन 1 सेकेंड। देखो मैंने चार्ज की बात की है, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा डिटेल में करूँगा, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके? 10 to the power of 9। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलम। तो 10 to the power of 9 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power of -19, यू विल गेट 1.6 इंटू 10 to the power of -10 कूलम। ये आपको चार्ज मिल गया जो एक सेकेंड के अंदर ट्रांसफ़र होगा, मूव्स आउट होगा, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है। मूव्स या तो ट्रांसफ़र इन 1 सेकेंड। चलो, तो आपको तो कितना चार्ज क्रिएट करना है? 1 कूलम के बराबर। तो देखो अगर एक सेकेंड मतलब 1.6 इंटू 10 to the power of -10 कूलम चार्ज क्रिएट करने में आपको कितना टाइम पीरियड लगता है? 1 सेकेंड। तो आपको तो 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने में टाइम पीरियड कितना लगेगा फाइंड आउट करना है कि नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 to the power of -10 सेकेंड्स। तो ये क्या मिलेगा आपको? तो 6.25 कैलकुलेट करना आप, तो आपको अबाउट मिलेगा 6.25 इंटू 10 to the power of 9 सेकेंड्स। तो ये आपका टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड टू चार्ज
ट्रांसफर चार्ज 1 कूलम ऑन दी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि आपकी दूसरी बॉडी उनके ऊपर 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने में टाइम पीरियड कितना लगेगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। अब देखो टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे ना तो आपको ये ईयर के अंदर कन्वर्ट करके दिया है, तो सेकेंड्स टू ईयर में जाना है आपको, तो आपका ये जो आंसर होगा 6.25 10⁻⁹ तो देखो ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, एक डेज के अंदर 24 आवर होती है, 24 आवर के अंदर 60 मिनट होती है और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये आपका ईयर में मिलेगा 198 ईयर, तो ये आपका आंसर होगा ईयर के अंदर। कोई ज़रूरत नहीं कन्वर्ट करने की, आप यहाँ तक करो तो भी सही है। आपको बोला नहीं है क्वेश्चन में कि ईयर में आपको आंसर चाहिए, समझ में आ कि नहीं। तो ये आपका कौन सा था, न्यूमेरिकल नंबर 1.2। न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर डिटो कॉपी न्यूमेरिकल पूछते हैं आपको, ठीक है। इवन दे विल नॉट ट्राई टू चेंज द डेटा। रेयर केसेस होते हैं कि 1 to 2% की जहाँ पे वो डेटा चेंज करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है वो एमसीक्यू के अंदर भी आपकी यूज़फुल है। अगर आप JEE नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इनका बेसिक है, इनके रिलेटेड वहाँ पे आपके एमसीक्यू बनेंगे, उनसे अपर लेवल के। समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.3, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ये जो कप ऑफ वाटर होगी ना उनका स्टैंडर्ड साइज हम लेंगे 250 ग्राम, ये स्टैंडर्ड साइज होती है, जैसे आपकी टी स्पून वगैरह लेते हो, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल ना रीड नहीं करने, मैं कैलकुलेट करूँगा, आप वैसे ही करोगे, मैं रीड करूँगा फटाफट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमें नहीं करना, तो याद रखो, मैं इसीलिए प्रैक्टिस यहाँ पे लिख के देता हूँ कि आप वैसे ही मेथड से। तो स्टैंडर्ड जो साइज़ होगा वो कितना होगा 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको पता है H2O, अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल्स बोलूँ तो ये डायटमिक है, तो इनके अंदर एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन होती है, एक इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब H2 के अंदर 2 प्रोटॉन होगी 2 इलेक्ट्रॉन होगी, जबकि इनके अंदर 8 प्रोटॉन होगी और 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो उनके अंदर 2 + 8 10 प्रोटॉन बनेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन बनेगी, ठीक है। तो इनका चार्ज मिल जाएगा, आप इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन करोगे या तो इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो। लेकिन हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, 250 ग्राम के लिए। तो 250 ग्राम के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर इतना है 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा उनके अंदर कितना पॉजिटिव नेगेटिव। चलो तो पहले हम करते। अब देखो सब ये अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चलेगा, आपको सबको पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या होगा वाटर का, ठीक है। तो 2 × एटॉमिक मास, ये बेसिक है एकदम, ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना होगा 18 ग्राम होगा, ठीक है ना, 1 मोल। तो ये आपकी क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास होगी। न्यूमेरिकल के अंदर ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपको पता है, ठीक है। 1 मोल वाटर होगी, 1 मोल वाटर होगी, उनका मास कितना होगा 18 ग्राम। क्लियर। तो चलो 18 ग्राम मतलब कितना 1 मोल, तो 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना वाटर कितना है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 6.023 10⁻23 इंटू 250 डिवाइड बाई 18, तो ये आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगी इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, जो आपको कितना मिलेगा 83611 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके अंदर मिले, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। चलो
तो अब देखो नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। फिर अब देखो कि वन molecule of water have 10 proton and 10 electron। ठीक है, ये आपको पता है कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन किया ना कि प्रोटॉन कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन के और 8 किसके होंगे, ऑक्सीजन के। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव भी सेम, क्लियर, 10। तो मतलब 10 प्रोटॉन होंगे और 10 कौन होगी, इलेक्ट्रॉन। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाले और टोटल नेगेटिव चार्ज निकाले, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम वाटर, चलो क्या बनेगी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 250 ग्राम वाटर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंटू, इनसे मल्टीप्लिकेशन में ही है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाले थे, 250 ग्राम वाटर के अंदर कितने थे, 83.611 इंटू 10 to the power of 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आपने निकाले थे 2 + 8, 2 + 8 कितने थे, 10। तो 10 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 to the power of -19। तो ये क्या बनेगा, 1 कैलकुलेट करना आप, 337 इंटू 10 to the power of 7 कूलम। तो इतना आपको पॉजिटिव चार्ज मिला, कहाँ पे, 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो सेम टोटल नेगेटिव चार्ज इन वाटर 250 ग्राम वाटर। अब देखो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि सेम होने वाले 10 ही। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की जगह पे आ जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 1.6 इंटू 10 to the power of -19 है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो आपको आंसर वही मिलेगा, -1.337 10 to the power of 7 कूलम। जितना पॉजिटिव उतना ही क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। ये देखो न्यूट्रल बन गई आपकी, ठीक है, क्लियर। तो आंसर आपको सेम मिलेगा, आप कैलकुलेट करो खुद, है ना। चलो फिर नेक्स्ट 1.4, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। दिस फोर्सेस मतलब क्वेश्चन मैंने अधूरा लिखा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फॉर 2 प्रोटॉन। तो सिंपल मैं बोलूँ ना, तो आपको ए वाला रेशियो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे से अधूरा है, ठीक है। एफ ई बाय एफ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है आपकी, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फॉर 2 प्रोटॉन सेम रेशियो। तो आपको मैं बोल दूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो किसकी वजह से एग्जर्ट होगी, चार्जेस की वजह से, ठीक है, और ये उनके मास की वजह से एग्जर्ट होगा। ग्रेविटेशनल लॉ याद है कि नहीं, और कूलम्स लॉ हमने स्टडी किया, तो वहाँ से ये रिलेशन निकालना है। फिर ये सेकंड पार्ट बाद में करते, तो पहले पार्ट 1 करते, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एफ ई डिवाइड बाय एफ जी। तो एफ ई कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, and your Fg is gravitational force, है कि नहीं दोनों, ठीक है। चलो तो फर्स्ट किसके लिए फाइंड आउट करते, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन
एंड प्रोटॉन के लिए करते। चलो तो डिस्टेंस सेम रखना है दोनों केस में, ठीक है। तो Fe क्या होगा दोनों के लिए, Fe कौन होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं, ठीक है। चलो तो माइनस के की जगह पे लिखो 1/4πε0, इनका चार्ज E, इनका भी E, इनका देखो नेगेटिव साइन मैंने पहले ही ले लिया, और वो क्या दिखाता है आपको, अट्रैक्शन दिखाता है, E² डिवाइड बाई R²। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो और यहाँ पे एक प्रोटॉन कंसीडर कर लो, और दोनों का डिस्टेंस ले लो R। तो चार्जेस की वजह से ये फोर्स एक्सर्ट होगी। अब दूसरा कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव होती है, तो साइन भी दिखा देता हो, अगर साइन नहीं दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा वहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल लो, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय R²। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना आपका Gm1 m2 डिवाइड बाई R², तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। चलो अभी Fe डिवाइड बाय Fg करूँ तो A डिवाइड बाई A, तो ये क्या बनेगा, -1/4πε0 E² डिवाइड बाई R²। ये क्या बनेगा, -G MP डिवाइड बाय R²। ये कैंसल आउट, सिंप्लीफिकेशन करो, नीचे जाएगा ये, तो माइनस माइनस निकल जाएगा, E² डिवाइड बाई 4πε0 GMPme, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। E मतलब 1.6 10⁻⁻19² डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14। ये देखो ε0 8.85 लेते, लेकिन यहाँ पे मैं 9 कंसिडर करूँ तो 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर। चलो इनका सिंप्लीफिकेशन करो तो आप इनको कैलकुलेट करो, तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलता है अबाउट 23 इंटू 10⁻39। ये आपको मिलेगा Fe डिवाइड बाय Fg फॉर 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। तो फिर सेम कैलकुलेशन आपको करना है, सेकंड किसके लिए करना है, फॉर 2 प्रोटॉन्स। देखो प्रोटॉन्स के लिए चेंज क्या होगा यहाँ पे, तो इक्वेशन में ये सब सेम रहेगा। प्रोटॉन्स के लिए 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो उनका इक्वेशन में लिख दूँ, Fe बाय Fg फॉर 2 प्रोटॉन्स फॉर सेम डिस्टेंस विल बी E² डिवाइड बाई 4πε0 GMP इंटू MP, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19² डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 ε0 8.85 की जगह पे भी लिखूँ 9 इंटू 10⁻⁻12 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1.67 इंटू 10⁻⁻27 स्क्वायर कर दूँ 2 बार लिखने की जगह पे, ठीक है। तो इनका आपको आंसर कितना मिलेगा, तो आप कैलकुलेट करो, तो आंसर इनका मिलेगा अबाउट 1.3 इंटू 10⁻36। यूनिट क्या रहेगा, इनका कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट लेस होगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल का ना फर्स्ट पार्ट हुआ। अब देखो जिसके पास नोट्स है ना मेरे, उनके लिए एक करेक्शन करना है वहाँ पे, और करेक्शन आपकी क्या होगी, ये जो यहाँ पे मैंने गलती से एम ही लिखा है ना, 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका MP। कैलकुलेशन में से ये खाली वहाँ पे एक करेक्शन है, ये एम की जगह पे आपको क्या करना है, MP करना है। समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट उनका पार्ट भी कैलकुलेट करें।
तो पार्ट बी में देखो क्या पूछा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स of their mutual attraction when they are at a distance of 1 angstrom apart। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊँ ये न्यूमेरिकल्स, एक मिनट देखो, पार्ट बी इनका मैं अभी समझाता हूँ आपको। मानो कि एक यहाँ पे प्रोटॉन है और एक यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों का जो डिस्टेंस है ना दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है कि कोलम्बिया फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से दोनों ये वाले डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब ये फोर्स एग्जर्ट होगा दोनों के ऊपर, तो ये वाले डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो इनका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी फाइंड आउट करना है एंड प्रोटॉन के लिए भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ना, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, इनका मास क्या होगा एम पी, इनका मास क्या होगा एम ई, दोनों के ऊपर फोर्स तो सेम एग्जर्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा एफ डिवाइड बाय एम। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स में पहले फाइंड आउट करूँ, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर के बराबर। चलो तो के, और देखो दोस्तों न्यूमेरिकल के अंदर जब भी आप कैलकुलेशन करो तो आपके जो यूनिट्स हो ना उनको ऐसा सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल है यहाँ पे। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, नोट्स के अंदर क्या लिखा उनको, ई के ई इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू दी, देखो यहाँ पे साइन मैंने इग्नोर की, इलेक्ट्रॉन का साइन मैंने इग्नोर किया क्योंकि आप सबको पता है अगर साइन रखूँ माइनस मिलेगा आंसर, और नेगेटिव का मतलब क्या होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, वो आप सबको पता है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू दी पावर ऑफ -10 स्क्वायर। आंसर विल बी 2.3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 न्यूटन। ये आपको क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। तो आप अट्रैक्शन, अभी आप ये जो अट्रैक्शन फोर्स मिल गई, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स मिल गई, एंड यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो मास पर डिपेंड करता है, और आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग है। तो मैं पहले करूँ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बोलूँ किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेम फॉर प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ proton will be AP, F divided by mass of proton। चलो फोर्स कितना है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 या तो 9.11 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -31 kg। देखो सारे ऐसे ही सिस्टम में, तो आंसर आपको मिलेगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए देखो 2.3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 फोर्स है आपकी, डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -27। तो आंसर आपको मिलेगा 1.4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे साफ साफ है, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उनका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना 22 और ये 19 है, मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनका एक्सेलरेशन कम है और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन
ज़्यादा है। समझ में आ कि नहीं इतना? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.5 a charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread and another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeter as shown in the figure। देखो ये आपको फिगर गिवन है, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी है, ठीक है, दोनों का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर देखो द रिजल्टिंग रिपल्जन ऑफ ए इज नोटेड, स्फीयर ए एंड बी आर इन टच बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। ये दोनों स्फीयर को, स्फीयर ए को आपको टच करवाना है स्फीयर सी से और स्फीयर बी को टच करवाना है आपको स्फीयर डी से रिस्पेक्टिवली, और इस सी एंड डी जो टच करेंगे ना वो कौन से? अनचार्ज। As shown in the figure, C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 centimeter। ये देखो पहले जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना था? 10 सेंटीमीटर। फिर आप कितने डिस्टेंस पे लेके आए? 5 सेंटीमीटर, मतलब पहले से डिस्टेंस हाफ बन गया ना, ठीक है, बिटवीन देयर सेंटर्स एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज, चालू है ना क्या मेरा? व्हाट इज expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical size, सबका size identical है। Ignore the size of A and B in comparison of the separation between their centers, मतलब इनको point charge consider, center to center consider करना है। चलो सॉल्यूशन देखते। तो मानो कि ये स्फीयर यहाँ पे A और एक स्फीयर आपकी बी, ए स्फीयर बी, ए स्फीयर कौन सी? ए। और एज्यूम करो कि स्फीयर ए के ऊपर चार्ज है क्यू और इनके ऊपर कितना है? क्यू डैश, और ये दोनों का जो डिस्टेंस है आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो चलो ए वाले केस में फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? फोर्स बिटवीन ए एंड बी when they are at a distance of 10 centimeter and charge on sphere A is Q and charge on sphere B is Q dash। तो उनको मैं फोर्स F बोलूँ तो वो क्या होगा? K Q Q dash डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो आपको क्या करना है, फिर इनके साथ में एक आपका कौन सा स्फीयर कांटेक्ट में लेके आते हो? स्फीयर C कांटेक्ट में लेके आते हो जो न्यूट्रल था, और इनके साथ एक कौन सा स्फीयर कांटेक्ट में लेके आओगे? स्फीयर डी कांटेक्ट में लेके आओगे। तो यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा और ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल, तो चार्ज क्या बन जाएगा? हाफ हाफ। देखो आपने चार्जिंग बाय कंडक्शन में देखा था कि नहीं, ठीक है। तो अभी इनके ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा? जब ए स्फीयर आप यहाँ से हटाओगे, ए स्फीयर को यहाँ से दूर करो तो ए Q/2 जितना चार्ज लेके निकल जाएगा, तो इनके ऊपर कितना रहेगा? Q/2। इनके ऊपर कितना रहेगा? ए भी हाफ चार्ज लेके निकल जाएगा, Q'/2। और आपको बोला था ना डिस्टेंस आपको क्या करना है? 5 सेंटीमीटर कर देना है। क्या कर देना है? 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ये आपकी क्या बन जाएगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थ्योरेटिकल मैंने नोट्स के अंदर सब एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब मैं बोलूँ तो ये क्या होगा? R/2 डिस्टेंस होगा, पहले से कितना होगा? हाफ डिस्टेंस। तो ये वाले केस में फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? तो फोर्स बिटवीन, आफ्टर रिमूवल ऑफ अ स्फीयर C and D from the sphere A and B, charge on the sphere A will be left out Q/2 and charge on sphere B will be Q'/2, and if we arrange both this sphere at a distance of a 5 centimeter, then force between A and B at a distance of 5 centimeter is, let me consider F dash, will be K Q/2 into Q'/2 divided by R/2 square। तो 2 2 4, 2 square 4, मतलब K Q डैश डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये आपका फोर्स होगा। ये तो देखो पहले वाला फोर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ F डैश इज इक्वल टू F, मतलब इनिशियल केस में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा था वही आपका यहाँ पे अभी एग्जर्ट होगा, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जो मैंने मटेरियल के अंदर आपको करके दिखा है।
ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है 1.5 consider the charges q q minus q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. What is the force on each charge? हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। चलो मानो कि आपकी एक इक्विलेटरल है, यहाँ पे एक चार्ज q, यहाँ पे मैं बोलूँ प्लस q और यहाँ पे कौन है प्लस q। वर्टेसेस के नाम दे दूँ, ये थर्ड, ये आपका इनको देना है 1 और ये आपकी है 2। तो आपको हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है। ये 1 पॉइंट पे चार्ज है तो उनके ऊपर कौन से दो चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये वाला और एक ये वाला। इनके ऊपर कौन चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये वाला और ये वाला। अब देखो जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होगा तो नेगेटिव का फोर्स होगा अट्रैक्शन, और फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी वहीं पे, ठीक है। और एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो मैं फोर्स ऑन इनके ऊपर पहले देखो कि फोर्स ऑन 1/2, तो ये चार्ज इनको रिपेल करेगा तो ये वाले डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं, तो ये क्या बनेगा फोर्स ऑन 1/2 F12। अब देखो फोर्स ऑन 1/3, तो ये थर्ड चार्ज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा फोर्स F13। अब मुझे इनका मैग्नीट्यूड बताओ। ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, मानो कि इनका लेंथ मैं L कंसिडर करूँ तो हर एक जो पेयर बनेगी ना उन सारी पेयर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सबका चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है और ये जो लेंथ है वो सेम है, और ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये कितना बनेगा मेरा 120 डिग्री। और देखो जब आपकी फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड वाली हो ना तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके निकलेगा, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से निकलेगा, या तो फिर आपको पता है क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम करना है। तो ये क्या बनेगा F1 बनेगा। समझ में आया कि नहीं, F1 क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1, क्लियर। F13 F12 और दोनों का पैरेललोग्राम। फिर यहाँ पे देखो फोर्स ऑन चार्ज 2/1 ये वाले डायरेक्शन में होगा कि नहीं, क्लियर। फोर्स ऑन चार्ज 2/3 ये वाले डायरेक्शन में होगा कि नहीं, फोर्स ऑन चार्ज 2/3। अगेन ये एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री, तो उनका बाइसेक्ट करके निकलेगा ऐसे रिजल्टेंट F2। समझ में आया कि नहीं। चलो फिर यहाँ पे देखो फोर्स ऑन दिस चार्ज 3/1 अट्रैक्शन होगा ये वाली डायरेक्शन में, तो दिस विल बी F31। फोर्स ऑन 3/2 ये वाली डायरेक्शन में F32। पैरेललोग्राम करो ऐसे यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगी भाई, देखो बाइसेक्ट करके F3। तो इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना है F3, आपको फाइंड आउट करना है F2, आपको फाइंड आउट करना है F1। अब पहले ही मैंने बोला कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सारे पेयर का सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन ईच पेयर सेम रहेगा, डिस्टेंस L है तो वो क्या होगा F = KQ² डिवाइड बाई L²। चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के ऊपर कौन से दो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, F12 एंड F13। तो F12 एंड F13 आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, और वो कितना है Q के बराबर। तो जैसे मैंने बोला दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। F13 F12 का मैग्नीट्यूड सेम, मैं F बोल दूँ जो यहाँ पे आपने निकाला है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 विल बी F1 √ F12² प्लस F13² प्लस 2 F12 F13 cos थीटा, लेकिन दोनों की जगह पे FF लिखना है मुझे। तो F² प्लस F²
प्लस 2f इंटू एफ कॉस थीटा, थीटा इज 120 डिग्री एंड कॉस 120 डिग्री कितना होगा -1/2। तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f² कर दूँ माइनस कॉस 120 -1/2 तो 2f² 1/2 माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कैंसिल तो अंडर रूट ऑफ f²। तो ये क्या होगा f1। अब देखो यहाँ पे ये मैंने वेक्टर में लिखा है और यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड दिखा है तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन इनके ऐड कर दूँ ए वाली डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर। तो ए वाली डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर मैं बोल दूँ r1 कैप और r1 कैप देखो ए वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना। तो वो कौन सी डायरेक्शन है ए पॉइंट से लेके ए वाली पॉइंट की। ठीक है तो अगर मैं इनको नाम देता हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट्स ए बी सी तो वेक्टर बी टू सी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं। तो r1 कैप तो r1 कैप क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी वेक्टर। समझ में आ कि नहीं। चलो फिर फोर्स ऑन F2 तो फोर्स ऑन Q2 तो Q2 के ऊपर कौन सी दो फोर्स एग्जर्ट होगी। तो Q2 के ऊपर ये दोनों फोर्स एग्जर्ट होगी F21 एंड F23 ठीक है F21 एंड F23 तो उनका भी मैग्नीट्यूड सेम है उनके लिए भी वैसे ही बनेगा फोर्स। ठीक है तो अगेन यहाँ पे देखो F21 इज इक्वल टू F23 इज इक्वल टू F बाई पैरेललोग्राम जैसे ऊपर किया था आपको वैसे ही फोर्स मिलेगा F2 इज इक्वल टू F लेकिन यहाँ पे वेक्टर बदलेगा ए वाले डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर होगा और उनको मैं बोल दूँ R2 कैप। तो R2 कैप ए वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा वो वाली डायरेक्शन क्या होगी इनसे पैरेलल। ठीक है ए टू सी के डायरेक्शन में तो इनटू R2 कैप क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए टू सी। समझ में आ कि नहीं। चलो अभी यहाँ पे ए फोर्स के लिए यहाँ पे देखो मैं सिंपल बोलूँ ना आपको क्या होगा कुछ नहीं होगा। क्या होगा ये जो थीटा यहाँ पे आपका 120 बनता था ए 120 ये आपका कितना था 120 यहाँ पे सिंपल बनेगा 60 तो -1/2 की जगह पे क्या रहेगा +1/2। चलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक इनके ऊपर कौन से दो फोर्सेस एग्जर्ट होंगे F31 एंड F32 दोनों एट्रैक्टिव फोर्सेस है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो फोर्सेस ऑन चार्ज माइनस Q विल बी F31 उनका मैग्नीट्यूड F32 के मैग्नीट्यूड के बराबर जो F के बराबर है वो क्या है कि Q² डिवाइड बाय L के बराबर। तो टोटल फोर्स ऑन एट सी तो F3 बोलूँ उनको तो वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ F² मतलब F31² प्लस F32² उनकी जगह पे भी F² 2FF cos 60 डिग्री और ए वाले डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर आप ले रहा वो लास्ट में मैं मेंशन करता हूँ। ठीक है चलेगा। तो ये क्या होगा F² प्लस 2F² cos 60 1/2 2 कैंसिल F² तो ये क्या होगा √3F²। तो √3F F3 वेक्टर डायरेक्शन की बात करो तो इन डायरेक्शन क्या रहेगी ये वाले डायरेक्शन में। ठीक है तो ये वाले डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर एन कैप लगा दो तो एन कैप को मेंशन कर दो कौन होगा ये वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है तो C2 में यहाँ पे कोई पॉइंट बोल दो तो आप वहाँ पे वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है मटेरियल में मैंने शायद कुछ अलग लिखा है तो आप ये वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोल सकते हो। तो यूनिट वेक्टर अलोंग C2O देखो ये समझ में आया ना आपको दिखा नहीं शायद कैमरा में स्लाइड करना भूल गया।
एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f cos 60 होगा 1/2, तो ये 2 कैंसिल होगा तो खाली रहेगा f इंटू एफ स्क्वायर, तो √3f² √3f, तो ये आपको क्या मिल जाएगा f3। समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट 1.6 consider three charges q1 q2 q3 each equal to q, सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? q के बराबर, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड l। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज q विथ सेम साइन, सेम साइन मतलब ए पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। इस सेंट्रोइड के ऊपर आपका चार्ज क्यू है, तो उनके ऊपर फोर्स कौन से एग्जर्ट होगी? तो सिंपल बात है, ये तीनों चार्जेस की ना रिजल्टेंट वहाँ पे एग्जर्ट करनी है आपको, ठीक है, तो उनका फोर्स लगाना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ना मैं ये जो अपनी नोट्स में मैंने कैलकुलेशन दिया ना उनसे थोड़ा सिंपल वाला कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है। चलो तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है Q1 Q2 Q3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये सेंट्रोइड पे चार्ज कौन है? Q। तो इनके ऊपर देखो ये तीनों फोर्सेस एग्जर्ट करेगी और तीनों की जो फोर्सेस एग्जर्ट होगी ना Q1 Q2 और Q का रिपल्सिव होगा, Q1 Q का रिपल्सिव होगा, Q3 Q का रिपल्सिव होगा, तो उनकी फोर्स के डायरेक्शन में बोल देता हूँ। तो फोर्स ऑन Q बिकॉज ऑफ Q1 विल बी रिपल्सिव और उनकी डायरेक्शन होगी ए वाली डायरेक्शन, तो उनको मैं F1 बोल दूँ। ये कौन सा फोर्स होगा? F1। फिर फोर्स ऑन Q बिकॉज ऑफ Q2, तो ए पे रिपल्सिव होगा और उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी? F2, ए वाली डायरेक्शन होगी कि नहीं? चलो फिर फोर्स ऑन Q बिकॉज ऑफ Q3, तो वो ए वाले डायरेक्शन में होगा कि नहीं? F3, वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा। ये तीन फोर्स मिले, फिर आप क्या करोगे? इन दोनों का पैरेललोग्राम करोगे। ये देखो ये 60 था तो ये 30 बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एंगल मिल जाएगी और एंगल आपको कितने मिलेगी? वहाँ पे भी 120 डिग्री, और ये दोनों का रिजल्टेंट करना, तो इन दोनों की रिजल्टेंट आपको मिलेगी ये वाली डायरेक्शन में बाइसेक्ट करके। फिर ये दोनों का एडिशन देखोगे आप आगे जाके मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, नेट फोर्स 0 बन जाएगी। अभी मानो कि ये पॉइंट ओ ए, इनको ओ बोलूँ ये सेंट्रोइड को, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा कि नहीं? देखो मैंने आपको पहले भी बोला था नोट से मैं अलग मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूँ? आर बोल दूँ, ठीक है। चलो तो फोर्स मैं पूरा कैलकुलेशन करूँगा स्टेप बाय स्टेप क्योंकि नोट से अलग मेथड में। तो फोर्स ऑन क्यू बाय चार्ज क्यू एट वर्टाइस ए, उनको मैं बोलूँ F1, तो F1 किसके बराबर होगा? KQ डिवाइड बाई R²। अब देखो सारी जो फोर्सेस होगी ना सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, ठीक है, तो F2 फोर्स ऑन Q बाई चार्ज Q एट B, F3 फोर्स ऑन Q बाई चार्ज Q एट C, ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। ये तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। चलो तो यहाँ पे फिर ये दोनों के लिए पैरेललोग्राम करनी है F2 एंड F3। तो फ्रॉम फिगर रिजल्टेंट ऑफ, दिख रहा है ना आपको, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, तो वो क्या बनेगा आपका? तो F2 3 बोलूँ उसको, तो अंडर रूट ऑफ F2, इनको F बोल दूँ मैं, F प्लस F² प्लस 2FF कॉस 120 डिग्री। देखो एंगल कितना आपका टोटल 60, तो ये क्या बनेगा 30, ये क्या बनेगा 30, ये कितना बनेगा 120, तो ये भी कितना होगा 120, ठीक है, तो ये क्या एंगल रहेगा 120 डिग्री, कोस 120 क्या होगा -1/2, 2 कैंसिल होगा, -F², तो अंडर रूट ऑफ F² प्लस F² माइनस
एफ स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एफ। तो ये आपका मिलेगा F2 3 फोर्स। अभी F2 3 फोर्स ए वाली फोर्स बनेगी, देखो F2 3 फोर्स ए वाली बनेगी, ठीक है। ए तो ए किसके बराबर, एफ के बराबर, F1P किसके बराबर, एफ के बराबर। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पे देखो मैं बाद में मेंशन कर दूँ, F2 3 and F3 F1 are of equal magnitude and in opposite direction. So they will cancel each other and net force on Q will be 0। कोई नेट फोर्स एग्जिट नहीं होगा, समझ में आ। तो देखो बस यहाँ तक रखते, मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाएगी। तो कल आज के इवनिंग के सेशन में ना मैं आपकी एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल्स निकालूंगा, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार और इनको ध्यान से स्टडी कर लो। अगर कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो मुझे आप बता देना, मैं आपको फिर से करवा दूंगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल खास ध्यान कर लेना। ये देखो पहले F1 F2 F3 F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाला, उनका रिजल्टेंट और ए इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स आपकी क्या बन जाएगी, 0। टेक्स्ट बुक नोट से अपनी अलग मेथड से, ठीक है। तो नोट्स की मेथड ना करो, ए वाले मेथड करो, आपको सिंपल लगेगी, ठीक है। चलो बाय।